हेलो बच्चों, क्लास 12 का जो आप लोग कंटिन्यूम सेट जो ले रहे हैं, क्लास 12 का जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो आप लोग के लिए सेट रिलीज की है, उसका हमने फिजिक्स का सेट 1 और 2 ऑलरेडी इजी स्टडी जो आप देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर किसी कारणवश अगर आप सेट 1 और 2 को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको जरूर देख लें। क्यों सबसे अलग है ये वीडियो, क्यों सबसे अलग है, इस पे समझने वाली ये बात है कि अभी तक जितने भी टीचर्स ने इसका कंक्लूजन दिया है वो विथ एक्सप्लेनेशन बहुत सारे से टीचर्स ने जरूर दिया और वहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक्स भी पाया गया। तब जाके हमने डिसाइड किया कि नहीं, आप लोग के भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने सेट 1 और 2 का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आज सेट 3 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। आप इसको जरूर अच्छे तरीके से देखें, पेशेंस बना के देखें। जो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ये ऑलरेडी सेट 1 2 हो चुका है, सेट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समय के लिए दे देता हूं। मैं एक खुद लेक्चरर हूं पीके मेमोरियल कॉलेज में और मैं खुद इस चीज का एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन, इसीलिए गौर से चीज को समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बोला कि नीचे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें से कौन सेटिस्फाई नहीं करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला ऑप्शन है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, बी बोला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सी बोला है 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज का जो प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज का जो प्रॉपर्टीज होता है वो टोटल चार्ज का कंजर्वेशन को फॉलो करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। चार्ज 2 टाइप का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो डी जो है कि सर्कल लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि ये नॉट सेटिस्फाई है। चार्ज कभी भी सर्कल लाइन ऑफ फोर्स में कभी भी ये रोटेट नहीं कर सकता सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स में, इसीलिए इसका जो नॉट सेटिस्फाई का आंसर होगा 1 नंबर का वो होगा डी नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से चीज को समझना है। बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, इसमें से कौन 2 नंबर बोला है कौन पॉसिबल होगा। तो हम इसको ऑप्शन से समझाते, एकदम बारीकी से समझना है कि क्या इसका आंसर होगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम। बच्चों ध्यान से समझिए, पहले मैं ऑप्शन लिखूंगा क्योंकि इसको ऑप्शन से ही बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। ऑप्शन ए बी सी और डी में कौन सा दिया हुआ चार्ज जो है वो पॉसिबल होगा। तो बच्चों तुरंत इसका आंसर अभी आप लोग के सामने लिखने जा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ध्यान से समझिए। एक चीज समझना है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम बताना चाहेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि देखिए ये आपका चार्ज दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिए सब पे क्या करेंगे हम, जैसे एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू एन ई, और Q यानी कुलाम कुलाम कुलाम, यानी चार्ज आपका गिवन है और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है, देन n निकालने बोला है तो n इज इक्वल टू Q बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब क्या करेंगे, सब में 1.6 से डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो ये जब हम इसको रिप्लेस करेंगे बच्चों तो ये ना ये आपको क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। फिर जब हम इससे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को डिवाइड करेंगे तो ये ना आपको डेसिमल में नहीं आ रहा है, यानी 16 2 जा 32 कट जा रहा है, पॉइंट पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो ये 2 बच रहा है। यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये 2 आपका ऊपर बच रहा है और 10 टू द पावर ऊपर 18 और 10 टू द पावर 19 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली 2 इंटू 10 टू द पावर 1 बचेगा यानी 20। ए नंबर में
जो भी वैल्यू आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, बी नंबर में आपको पूरा फाइनल वैल्यू आ रहा है एकदम विदाउट डेसिमल। सी नंबर में भी अगर हम लोग 16 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डेसिमल में आ रहा है, फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डेसिमल में आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 बोला चार्ज इज पॉसिबल, तो चार्ज किस में पॉसिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में ही पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों, आखिर बी नंबर ही क्यों पॉसिबल है? देखिए बच्चों, आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी कहता है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल के केस में ही पॉसिबल होगा, यानी चार्ज कभी भी पॉसिबल होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल के केस में होगा, और 20 जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है, इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। तो इसको ध्यान से चीज को समझना है, यानी हमने किया क्या, सबको 1 इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से सबको डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी को। सी नंबर ऑप्शन में मेरा एकदम इंटीग्रल मल्टीपल आया, इसीलिए हमने उसको करेक्ट आंसर समझा, यानी कि 2 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान से समझिए, आप भी इस टाइप के जेरॉक्स को जरूर निकाल लें, क्योंकि अभी ना बहुत सारा बुक भी आया हुआ है, थर्मागेस वर्मागेस, उस सब में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को ना गलत टाइपिंग कर दिया, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए आपका जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो सेट रिलीज की है, आप उसका एक हार्ड कॉपी अपने मोबाइल में जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम, यानी चार्ज दे दिया 1 नैनोकूलम। सबसे पहले हम लोग नैनोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो -9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या बोला, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्वेश्चन दे या ना दे आपको आना चाहिए। बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस करेगा, n निकालना है। देन तो आप लोगों को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, देन N इज इक्वल टू Q बाई E, और Q का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों 1 इंटू 10 टू द पावर -9, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 में। तो अब क्या करना है, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आएगा, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -9 और ये बाय 16, यहाँ -9 होगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -19। अब थोड़ा सा समझना है कि 10/16 अगर इसको लिखते हैं तो 10 टू द पावर उसको ऊपर लगाएं तो -10 की जगह +10 हो जाएगा। जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो +10 बचेगा, और कैलकुलेट करने पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होना चाहिए, 10 टू द पावर 9 करके कोई नहीं दिया है, इसीलिए 3 नंबर का बच्चों ध्यान से समझिएगा, ना ही A नंबर आंसर होगा, ना ही B नंबर आंसर होगा, ना ही C नंबर आंसर होगा, और ना ही D नंबर आंसर होगा। यानी कि आपका जो नया चार्ज आया वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा। हाँ, आप यहाँ पे अपने से ऑप्शन लिख सकते हैं और उसको E नंबर रख सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को रोकना चाहेंगे बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग को घबराना नहीं है। जैसे कि आपको एग्जाम में भी आप बनाने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हो सकता है A B C D ऑप्शन में आंसर ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगने लगे कि हम गलत तो नहीं बना रहे, गलत तो नहीं बना रहे, तो बी कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें एग्जाम के दौरान। और अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यही क्वेश्चन को एकदम कॉपी पेस्ट कर देती है और ऑप्शन में यही जो आपका क्वेश्चन सेट किया वही दे दे, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग जो कॉपी चेक कर, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो ऐसा एडवाइस आता है कि आप उसमें बच्चों को नंबर ग्रेस में दें, यानी कि आप उसमें आपको बस बनाना है, गलत हो सही हो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 1 नंबर अपने आप मिल जाएगा, लेकिन बच्चों ध्यान देना है कि ये आपको बनाना पड़ेगा, मीन्स A B C D में कोई एक को टिक करना पड़ेगा, तभी आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपको नंबर 1 देगी। तो ये फ्री वाला नंबर है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि मेरा नंबर फ्री का आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग बुद्धि का भी यूज कीजिए, आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, साथ साथ में बोर्ड को भी साफ करते जा रहे हैं ताकि थोड़ा समय बचेगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C are added in series connected then the equivalent capacitance will be। बोला है कि 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है। बच्चों सेट नंबर 1, 2 में क्वेश्चन इस टाइप का था, फिर से हम बता दे रहे हैं कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना कैपेसिटर बोला है, 3 कैपेसिटर। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सबका वैल्यू सेम है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, एलसीएम लेने पे C 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/C, 1/C इक्विवेलेंट, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/3। दिस इज द राइट आंसर। कितने नंबर ऑप्शन में है, तो C नंबर, C/3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है C। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, समय को थोड़ा बचाएंगे हम ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। कोई अगर डाउट होता है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। और एक बात, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है, मैं कमेंट सेशन में जरूर आपके साथ आऊंगा, आप चिंता ना करें। हम सारा जो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में जो भी बच्चा कमेंट्स किया है हम उसका आंसर जरूर देंगे, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से देंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करें ताकि थोड़ा वीडियो सारा अपलोड हो जाए, फिर हम कमेंट सेक्शन में जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। सेल्फ इंडक्टेंस का जो एग्जांपल होता है बच्चों वो होगा हेनरी, यानी कि हेनरी कितना नंबर है, D नंबर में, तो D नंबर में हेनरी इज द राइट आंसर। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों में उसका SI यूनिट सेम होगा, ये सब आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ने जा रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इन अपोज टू कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस लॉ इज नेम्ड एज। बच्चों लेंज लॉ के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि लेंज लॉ में करता क्या है कि एक कॉइल होता है, जब उस कॉइल में हम मैग्नेट को लेकर आते हैं, N और S को लेकर आते हैं, तो इसमें जो करंट जो जनरेट होता है वो अपोज करता है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज, यानी लेंज लॉ ही एक ऐसा नियम, लेंज लॉ ही एक ऐसा लॉ है जो करंट को अपोज करने का काम करता है, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा B। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7 नंबर में फिर से मैं आपको सॉल्यूशन के बाद रोकूंगा, थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोला है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज द 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज। थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ करूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझने वाला है, इसको ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, देन आफ्टर वी पुट द वैल्यू ऑफ चार्जेस, फर्स्ट चार्ज इज Q1, कितना Q1 दिया है तो 14 नैनोकूलम, सेकेंड चार्ज है 78.85 नैनोकूलम और लास्ट चार्ज जो है वो -56 नैनोकूलम। आपने गॉस थ्योरम के माध्यम से पढ़ा होगा कि फ्लक्स इस कैसा फ्लक्स बोला है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या इनक्लोज चार्ज यानी अंदर का टोटल चार्ज हमको लेना है, तो 14 प्लस 78.85 प्लस कितना -56, तो -56। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बाय एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करने पर मेरा 8.85
8.85 आना चाहिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, पहले इसको ऐड कीजिए तो 8 8 4 12 7 8 और 1 9 0.85 माइनस 56। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान देना है, ये नैनो कूलम है, सब में हम कॉमन ले रहे नैनो कूलम को, ये सब में कॉमन ले लिए नैनो कूलम को, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कहीं वैल्यू गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, एक चीज गड़बड़ है यहाँ पे ना, -14 है, इसीलिए हमको लगा बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है जी। तो ये माइनस थोड़ा छूट गया था, ये -14 है, -14। तो यहाँ भी माइनस देंगे हम लोग, फिर जब इसको दोनों माइनस होगा तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज करेगा। ध्यान से समझिए, एक माइनस साइन छूट गया, देखिए क्या होता है। तो पहले माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 14 और यही तो आपका हो जाएगा 5 6 70 -70 प्लस 78.85 और नैनो कूलम को हमने सबसे कॉमन लिया है बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी इक्वेट करने पर 8.85 नैनो कूलम का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -9 कूलम बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 कट गया, ऊपर बचा 1 इंटू 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर 12 जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो +12 होगा। इक्वेट करने पर 10 टू द पावर 3 आंसर आएगा, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। किसमें आंसर दिया हुआ है? तो फ्लक्स है, फ्लक्स का आंसर यहाँ पे फिर से गलत दिया है, 103 ये नहीं है बच्चों, ए नंबर में बोला 103, आप सुधार लें, ये 10 टू द पावर 3 है। उसी प्रकार बी नंबर बोला है 106, इसको भी सुधार लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे लगता है लाइट का प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा इधर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। वहां के बाद यहाँ पे लिख रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 10 टू द पावर 3 आंसर आया इस क्वेश्चन में, जो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। बच्चों ध्यान से समझिएगा, 7 का ए नंबर आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन को आप थोड़ा सुधार लें। 100 का 103 नहीं है, वो 10 टू द पावर 3 है। बी नंबर 10 टू द पावर 6 है। सी नंबर 6.32 इंटू 10 टू द पावर 3 है। और लास्ट डी नंबर 6.32 इंटू 10 टू द पावर 6 है। तो ऑप्शंस को भी आप जरूर सुधार लें, इसको अच्छे तरीके से देखें। पहला कैलकुलेशन में माइनस छूट गया था, हमने माइनस यहाँ पे इंक्लूड किया, और ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए, हम कमेंट के सारे क्वेश्चंस को फिर से यूट्यूब के में आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पर कर दें। जैसे हमने अभी देखा कमेंट्स बॉक्स को चेक किया, 2-3 क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपके पास 2 पैरेलल कंडक्टर है और दोनों जो करंट कैरिंग कर रहा है उसका डायरेक्शन है अपोजिट। तो बोला है कि ए नंबर ऑप्शन होगा अट्रैक्ट ईच अदर, बी नंबर बोला है रिपील ईच अदर, सी नंबर बोला है कि ना ही वो अट्रैक्ट करेगा ना ही वो रिपील करेगा, और डी नंबर बोला है नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 भी हमने बताया था, सेट नंबर 2 में भी बताया था, और सेट नंबर 3 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि 2 पैरेलल कंडक्टर है, इसमें करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है, और जब भी इसमें अपोजिट करंट फ्लो करेगा बच्चों तो राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से जब हम लोग करंट का यहाँ पे डायरेक्शन निकालेंगे तो उसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा, जो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स एक दूसरे को यहाँ पे ये रिपील करेगा, एक दूसरे को यहाँ पे ये रिपील करेगा। इसीलिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसका आंसर होगा यहाँ पे रिपील ईच अदर। तो ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला होता है वेक्टर बी इंटू डी एस। ध्यान से समझिए, इसका क्या
होने वाला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है वेबर, और इसका कितना हो जाएगा आपका वेबर। इसको ध्यान से समझना है, एरिया वेक्टर बोला है तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 9 नंबर का कितना आंसर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। द राइट आंसर इज ऑप्शन इज बी। अब इसको समझना है कि कैसे आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमने जो इक्वेशन दिया है उसका सारा यूनिट्स को पुट कीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होता है फिर वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग आसान क्वेश्चन मानते हैं ताकि थोड़ा समय बचे, क्योंकि वीडियो लंबा ना जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है इसको ध्यान से समझिएगा। बोला है कि विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोला है, किस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। ऑप्शन दिया है कॉपर का, बी बोला है एल्यूमिनियम का, सी बोला है आयरन का, और डी बोला है सिल्वर का। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस चारों में से सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का, फिर होगा कॉपर का, फिर होगा एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज विल बी। बोला है कि अगर हम कोई एक पॉइंट चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E, तो बोला कि कितना फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि कितना फोर्स हो जाएगा, तो EQ अगर आंसर है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। EQ, हाँ बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में EQ बोलिए या QE बोलिए, दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ओम्स लॉ इज वैलिड। देखिए ओम्स लॉ बोलता है वैलिड होगा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। देखिए ओम्स लॉ सेट नंबर 1 में भी हम बताएं, फिर से बता रहे हैं, ओम्स लॉ में टेम्परेचर जो होता है उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके V इज इक्वल टू IR पॉसिबल हो पाता है, यानी डी नंबर कांस्टेंट ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 12 का आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पढ़ने जा रहे बच्चों। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द 2 स्क्वायर प्लेट विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देन the surface charge densities on the plates are प्लस रो एंड माइनस, ये सिग्मा है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। यानी आपके पास 2 प्लेट है, इसका बोला है प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा दे दिया है। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सिंगल प्लेट के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, यहां पूछा डबल प्लेट के लिए। अब हम अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी 13 नंबर में जब भी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पैरेलल प्लेट का जब भी निकालने के लिए बोल दे, तो पैरेलल प्लेट का जो होगा बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसमें जरूर क्वेश्चन नंबर 13 पे इंपॉर्टेंट लगाएं। और ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर राइट होगा 13 का ए नंबर राइट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, समय को कम लेते हुए थोड़ा सा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। कोई भी क्वेश्चंस में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में,
तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कमेंट कर दें, हम आपसे जरूर कमेंट बॉक्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर को लेकर हम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। देखिए जब भी परसेंटेज इंक्रीज वाला क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन ए कैपेसिटर, तो एक छोटा सा आपको थोड़ा फॉर्मूला यहां पे याद रखना पड़ेगा, C डैश माइनस C बाय C इंटू 100। देखिए बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो अगर आप ना 11th में वर्क एनर्जी पावर में बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा लीनियर मोमेंटम के बीच और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है। उसमें हमेशा एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्लास 11 में कि अगर हम लीनियर मोमेंटम को 20% बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 100% घटा दें तो लीनियर मोमेंटम में क्या प्रभाव पड़ेगा। बस ये जो अब हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं ये उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैपेसिटर कैपेसिटेंस पे रिपीट किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बोला है कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 5, तो 5C माइनस C बाय आपका हो जाएगा C इंटू 100। तो बोला है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो 5C में C जगह बच्चों तो 4C बाई C इंटू 100 और ये C रिप्लेस करेगा तो फाइनली 400 आंसर होगा। कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो 400% इंक्रीज करेगा। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ई ऑप्शन मान के चलते हैं, क्योंकि हम आपको वीडियो के पहले में ही बता चुके हैं सेकंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया हो और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हैं तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों मैं विगत कुछ वर्षों से कॉपी भी चेक करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा हम लोग उसमें करते क्या है, हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस में जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर वो बच्चे इस तरह क्वेश्चन को बना देता है, कोई भी ऑप्शन क्लिक करता है तो आप उसमें नंबर दे दें। यानी कि अगर आप जिसे मान लीजिए यहाँ पे ABCD कहीं कोई टेली नहीं कर रहा है और आप बना लिए 400% आया, तो कौन सा आंसर होगा, तो उस केस में आप कोई भी एक जगह टिक मारते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आप वहां बना के दिखा देंगे, आपको एक OMR सीट मिलेगा, आपको उसी को कलर करना है। तो इसको ध्यान से समझना है, चीज को समझना है, कोई एक क्लिक कर दीजिए आपको यहाँ पे नंबर आराम से मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन बोला है बच्चों कि द फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय। बोला है फ्लक्स का वैल्यू दे दिया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कितना दिया है, तो 10t² माइनस 50t प्लस 250 ये क्वेश्चन दे दिया है। बोला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकालिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई निकालना है कितना सेकंड में, तो एट t = 3 सेकंड में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ये आने लायक क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिए। इसको हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना है कि क्या बोला है क्वेश्चन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ d∅/dt, यानी माइनस ऑफ d, फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिए 10t² माइनस 50t प्लस 250/dt। बच्चों ध्यान से समझिए, आप ना बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, तो अब हम क्या करें, इसको अलग अलग करने जा रहे हैं। कैसे अलग अलग करेंगे इसको समझिए, 10t² माइनस फिर से d 50t/dt प्लस d 250/dt। अब बेसिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है, 10
जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर करें, dt स्क्वायर बाय dt माइनस 50 dt बाय dt। और देखिए ऊपर में कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, ये 0 हो जाएगा। अब इसका एक और चीज देखिए, यहाँ से माइनस छूट रहा है इसलिए हम इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे लिखते हैं, फिर से यहाँ ब्रैकेट लेते हैं और फिर से यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं। तो माइनस ऑफ 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2t आएगा माइनस 50 dt बाई dt 1 हो जाएगा, यानी कि 10 2 जा 20t माइनस 50, ये मेरा आया e। और e बोला है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना होगा, तो आप इसको पुट कर दीजिए 3 माइनस 50, यानी सॉल्व करने पर 20 इंटू 3 60 आ गया, यानी t इज इक्वल टू नया वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा, सॉरी t नहीं e का वैल्यू। फिर से समझिए, ये माइनस यहाँ पे भी छूटा हुआ है, इसको माइनस यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ माइनस लेके ब्रैकेट में काम करते हैं हम लोग, फिर से माइनस यहाँ पे लिखते हैं और कितना आया, तो 60 माइनस 50, यानी E इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से समझिए, माइनस 10 वोल्ट। जो आंसर होगा उसी को क्लिक करना है, यानी B इज द राइट ऑप्शन। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे YouTube चैनल के जो आंसर इसमें आपको YouTube में डाला गया है, बहुत सारे टीचर्स ने इसको गलत सॉल्व किया है। आप इसको बारीकी से अच्छे से समझिए, देखिए, अगर कोई दिक्कत अभी भी होता है समझने में, आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लेकर आएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है समझने में तो ये, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट ये बहुत ही सुंदर है, मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन है ये। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि द क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ सम ऑफ आई इज इक्वल टू सेकंड लॉ सम ऑफ आई आर इक्वल टू ई। बोला है वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। तो बच्चों ध्यान से देखना है, हम वीडियो यानी कि वीडियो 1 से यानी सेट नंबर 1 से ये बताते आ रहे हैं, और सेट नंबर 1 में दिया हुआ है कि सम ऑफ आई तभी पॉसिबल होता है जब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और सम ऑफ भी बोल सकते हैं, सम ऑफ यहाँ पे जो लिखा है वही लिख रहे हैं, आई आर इक्वल टू सम ऑफ ई, ये तभी पॉसिबल है जब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी राइट ऑप्शन होगा आपका डी। तो डी आपका इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। बाहर जाकर बात करो, जाओ बाहर जाओ, बात कर रहे हैं बाहर जाओ, आवाज कैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। बच्चों 17 नंबर इंपॉर्टेंट आप जरूर लगा लें, और ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे चैनल वाले ने गलत बताया इसका आंसर। तो यहां पे ना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नॉट रेसिस्टेंस। बहुत सारे ने देखा कि आर को लेकर चले गए, आर के रिस्पेक्ट में उन्होंने आंसर बता दिया। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ें। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस स्पष्ट बोला है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहा था कि सेम मटेरियल अगर हो तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो मोटा हो चाहे वो पतला हो वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। मेटर पे कोई यानी जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल दिया है, रॉड कॉपर रॉड बोला है, थिन वायर ऑफ कॉपर बोला है, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। एकदम ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको एकदम राइट आंसर है ये, बहुत सारे ने गलत बताया इसको। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सुनिए एकदम ध्यान से। बोला है ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन orients itself vertically at a certain place on the earth. What is the value of angle of dip
एट दिस प्लेस। तो बच्चों वर्टिकल पे बोला है, वर्टिकल पे हमेशा एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू होता है, एंगल ऑफ डीप का वैल्यू वर्टिकल में हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। देन द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली द। बोला है कि अर्थ मैग्नेटिक, बोला है कि द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली। अर्थ कैसा बिहेव करेगा मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों साउथ टू नॉर्थ, यानी कि द राइट आंसर इज बी, साउथ टू नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बच्चों प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, यानी राइट आंसर है डी। मैं इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दिया क्योंकि सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 पे हम इस पे एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं सेट नंबर 1 और 2, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज कीजिए और उसका लिंक पे जाइए, आपको सेट नंबर 1 और 2 आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड, ध्यान से समझिएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? ध्यान से समझिएगा। वी नो दैट, इसको एकदम बारीकी से समझना है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। वी नो दैट किसी भी पैरेलल प्लेट का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है CV², E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/CV², जहां C तो आपका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट का और V आपका पोटेंशियल है। किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, ये क्वेश्चन इस सेट में सबसे अच्छा रिलेशन में से एक है, इसको ध्यान से समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, E का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V²। बच्चों क्योंकि हमको जिस तरह का रिलेशन निकालने के लिए बोला है उसके अनुसार थोड़ा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी D से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और D से डिवाइड करेंगे, देन E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान से समझना, वेयर A इज एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज डिस्टेंस ऑफ द प्लेट। किसी भी डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम V। और यहाँ पे समझना इंटू ये V² जो है पोटेंशियल है और D इंटू D², यानी E इज इक्वल टू 1/2 और इस V को हम LHS लेके आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम मेरा आ चुका है, इंटू एप्सिलॉन नॉट V²/D²। एक छोटा सा रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है E/D। तो जहां पर V/D, तो जहां V/D होगा वहां पे हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। अब जो ऑप्शन होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो राइट आंसर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², जो हमको नजर आ रहा है डी नंबर में। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये जो E है वो एनर्जी है, यहाँ पर ये जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चीज को बारीकी से बढ़िया तरीके से समझिए, कोई दिक्कत होता है आप जरूर कमेंट यहाँ से समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल इज। पोल और इक्वेटर के बीच में क्या रेशियो होगा? तो मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों आप एक चीज पढ़े होंगे, एक छोटा सा डायग्राम है इस तरह का, जो डायग्राम में हम लोग इस कंटेंट को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसको मानते हैं B, मेक एन एंगल थीटा। तो देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक ऊपर वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो B ऑफ कॉस थीटा होगा और ये कंपोनेंट B ऑफ साइन थीटा होगा।
अब हमको बोला है, अब हम इसको मान सकते हैं क्या, तो BH मान सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट हॉरिजॉन्टल, और इसको मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट वर्टिकल। तो क्वेश्चन बोला कि इसका रेशियो क्या होगा, तो बच्चों BV बाय BH यानी मैग्नेटिक फील्ड एट वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट हॉरिजॉन्टल का रेशियो पूछा है। तो BV का वैल्यू हो गया B ऑफ साइन थीटा और इसका वैल्यू हो गया B ऑफ कॉस थीटा। देखिए ये जो आपका है ये काम करेगा पोल का, तो पोल में थीटा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री और ये हो जाएगा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो B ऑफ साइन यानी कि पोल वाला कॉन्सेप्ट है तो साइन हम लोग यहाँ पे 90 ले लेंगे और नीचे में इक्वेटर वाला कॉन्सेप्ट है तो हम लोग ले लेंगे 0 डिग्री। B से B खत्म, साइन 90 का वैल्यू भी 1, कॉस 90 का भी वैल्यू 1, यानी BV बाय BH इज इक्वल टू 1/1, यानी कि ये 1:1 के रिलेशन में आ गया। तो जो राइट आंसर होगा आपका 22 नंबर का वो दिख रहा है हमको A। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा A। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर उसको पूछिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं बच्चों फिर से आपको बता देना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में हम सारे बच्चों का क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो जो कमेंट्स करेंगे, जिनको जो सेटिस्फाई नहीं है, मैं उन बच्चों को भी वो सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। मेरा मकसद है कि आप लोग का जो एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो एग्जाम लेगी फिजिक्स में एकदम अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का, क्योंकि सेट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा जगह मुझे ज्यादा मिल जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर होगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट। इसको बंद करो तो आवाज आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट थ्रू द कंडक्टर। इसको समझना है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट थ्रू कंडक्टर। ये जब भी कोई कंडक्टर में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जनरेट क्या करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका जो 23 नंबर का आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है जो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी करवा पाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, बोला है कॉपर एंड जर्मेनियम आर कोल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, द रेसिस्टेंस विल। इसको ध्यान से समझना है। कॉपर जो आपका हो गया, कॉपर एक कंडक्टर हो गया आपका, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। और जर्मेनियम ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर। यानी कि याद रखना है कि इसका प्रॉपर्टीज है कि बोला है कि रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, तो कॉपर का रेसिस्टेंस जो होगा इस केस में जो क्वेश्चन जैसे बोला है 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, कॉपर का जो होगा वो डिक्रीज करेगा क्योंकि ये कंडक्टर है, और जर्मेनियम जो होगा वो इंक्रीज करेगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज। इसका जो राइट आंसर होगा 24 नंबर का वो होगा डी नंबर, यानी कि फाइनल आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी, यानी कि कॉपर इज अ कंडक्टर एंड जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर, सो कॉपर डिक्रीज एंड जर्मेनियम इंक्रीज। द राइट आंसर इज 24 का डी। अब हम लोग बात करेंगे 25 नंबर, ध्यान से समझना है। 25 नंबर क्या बोला है, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है किरचॉफ्स रूल का। पहले मैं इसको बना देता हूं, फिर इस पे एक्सप्लेनेशन जरूर हम करेंगे। बोला कि 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो बोला है कि यहाँ से 1 एम्पियर निकल रहा है,
यहाँ से 1.3 एम्पियर निकाल रहा है, तो इसमें कितना एम्पियर करंट निकलेगा। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल ना डायरेक्ट मेरे नोट कॉपी में दिया हुआ है, एकदम सब इसी को दे दिया है, एकदम वही 2 कॉपी छाप दिया है, लगता है कि नोट से लिया है। 1 एम्पियर, ध्यान से समझिए। देखिए किरचॉफ्स का रूल कहता है कि जितना नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ इंटरिंग करंट इन अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ लिविंग करंट। तो करंट कितना इंटर कर रहा है, तो 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर 1.3 एम्पियर प्लस आई के बराबर, यानी टोटल हो गया 4 इज इक्वल टू 2.3 प्लस आई। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4 माइनस 2.3, यानी कि द राइट आंसर इज 1.7 एम्पियर। यानी कौन सा आंसर आपका होगा 1.7, तो ए नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर अब हम जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझिए। 26 नंबर कहता है ए करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक करंट कैरिंग पावर लाइन है जो करंट को कैरीज कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव इट। 1 मीटर अबव पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, ये पूरा सेक्शन आपका जो है कि जब भी करंट वेस्ट से, इसको ग्राफ में समझिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्वेश्चन बोला है कि करंट जो जा रहा है वो वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है। तो बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव पे पूछेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा, यानी द राइट आंसर इज ए। 27 नंबर, इसको ध्यान से समझिए। 27 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर में कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरोडियल सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। सी नंबर, इसको ध्यान से समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी टोरोडियल सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट, किसमें वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इट्स नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं होगा, करंट पे नहीं होगा, रेडियस पे होगा, क्योंकि रेडियस जो होगा, रेडियस इसका इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स और करंट जो होता है वो फिक्स होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब 28 नंबर बोला है कि ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज। बोला एक चार्ज पार्टिकल है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है, दिस इज क्रॉस आपको दिखा रहा है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इनसाइड है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर, ध्यान से समझिए। और इसका अगर हम v वेलोसिटी देते हैं तो ये रोटेट करेगा, एक सर्कल बनाएगा। यही सेम क्वेश्चन है। तो याद रखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको छोड़ते तो वो सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के दौरान में उसका जो स्पीड होगा, वो बोला कि नॉट चेंज, कभी भी स्पीड चेंज नहीं करता है, स्पीड कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो द राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को हम रोटेट करवाते हैं या छोड़ देते हैं तो रोटेट करता है, सर्कल बनाता है, और उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन का प्रॉपर्टी है कि कोई बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, बट स्पीड इज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर होगा 8 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 29 नंबर में क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑन ए करंट
carrying conductor in magnetic field is maximum when angle between current and magnetic field is। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, मैक्सिमम एंगल कितना होगा। तो मैक्सिमम एंगल बच्चों करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन होगा उस पर जब हम थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो 90 डिग्री पे ही ये मैक्सिमम आता है, यानी 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर बोल रहा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन बोला है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, 45, 90 और 60। तो इसका मैक्सिमम जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि इट इज द फंक्शन ऑफ साइन, ये साइन का फंक्शन है। तो साइन थीटा अगर 0 में लेते हैं फिर भी साइन 0 होगा, 90 में लेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, 180 में लेते हैं फिर भी ये 0 हो जाएगा। तो तीनों केस में सबसे मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा, इसीलिए मैक्सिमम 90 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। दो थिन पैरेलल वायर है जिसके बीच का सेपरेशन d है, इस पर करंट कैसे जा रहा है, बोला करंट I एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन। अगर करंट I सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चों ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I1 इंटू 2I1 I2 बाय डी। करंट यहाँ पे सेम है इसीलिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I स्क्वायर बाई डी। सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I स्क्वायर बाई डी। तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई डी यानी A नंबर होगा। एक और बात यहाँ पे एक और बात बोला अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमने आपको वीडियो नंबर यानी सेट 1 का वीडियो में स्पष्ट बता दिए हैं कि जब भी ये पैरेलल होगा और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों पे जनरेट होने वाला फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इन द राइट आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से समझिए। 31 भी आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं कि वो क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। अरे वाह, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो सबसे पहले हम एक मैग्नेट बनाएंगे। एक मैग्नेट हम लोग लेते हैं N और S। ध्यान से समझिएगा, कोई भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट होता है वो नॉर्थ से और टर्मिनेट होता है साउथ में। यहां तक आप लोग को क्लास 10 से ही पता होगा। बट बोला इनसाइड द बार मैग्नेट, और इनसाइड द बार मैग्नेट जो होता है वो ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ, यानी कि आपका जो राइट आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का वो होगा डी नंबर, इनसाइड द बार मैग्नेट S to N डायरेक्शन होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, करंट फ्रॉम A to B इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। देखिए, जब भी करंट फ्रॉम A to एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे A से B करंट दिखा दिया और एक यहाँ पे छोटा सा लूप है और बोला है कि करंट जो जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, करंट फ्रॉम A to B इन द स्ट्रेट लाइन विल वायर इज इंक्रीजिंग। करंट जो A से B जा रहा है और ये करंट जो है वो I जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल यूज करके जब निकालेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा। आप इसको आराम से कर सकते हैं अपने से भी, क्लॉकवाइज का राइट आंसर आएगा। 33 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो कॉइल है और थोड़ा ज़्यादा इसमें टर्न दिखाना पड़ेगा, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। ये दो कॉइल है अपने पास
बोला है कि अगर इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स, बोला है कि प्राइमरी को 2 टाइम्स और सेकेंडरी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा, 33 का ए नंबर होगा। ये सब क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सप्लेनेशन लेना हो, जैसे 32 बताएं, 33 बताएं, इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सप्लेनेशन लेना क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसको और ज़्यादा डीपली और एक्सप्लेन कर देंगे। हमें थोड़ा शॉर्टकट इसलिए जा रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से समझिए। बोला व्हाई द करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। देखिए बोला है कि इंड्यूस्ड, पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज ड्रॉप, बिकॉज ऑफ लो पावर कंजम्पशंस, और डी बिकॉज ऑफ जूल हीटिंग। बोला है कि क्यों कोई भी सर्किट में करंट तुरंत इमीडिएट फ्लो नहीं कर पाता है। तो देखिए करंट का किसी भी सर्किट में अगर वो इमीडिएट फ्लो नहीं कर पा रहा है मतलब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और क्यों ऐसा होता है कि कोई भी कॉइल के नज़दीक में हम कोई मैग्नेट को लेके जाते हैं तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है, तब यहाँ पे करंट अपोज करके जनरेट होता है, मतलब लंबा प्रोसेस। तुरंत ये इमीडिएट करंट को जनरेट नहीं कर पाने का काम कौन करता है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो 34 का जो आपका हो जाएगा वो ए नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट, 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 ये ना शॉर्ट मेथड से हम बताने वाले हैं। एसटी मतलब शॉर्ट मेथड। जब भी आइडेंटिकल बल्ब्स होगा और सबका वैल्यू, जैसे सबका 60 वाट दे दिया, 60 वाट दिया है क्योंकि आइडेंटिकल है, और बोला कितना पावर एज्यूम करेगा। तो शॉर्ट मेथड ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आइडेंटिकल बल्ब सर पावर निकालने के लिए बोल देगा तो पावर कॉम्बिनेशन इक्वल टू होता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। जितना बल्ब बोलेगा उतना आप जोड़ते जाइए। ये शॉर्ट मेथड है, हम इसको बाय द शॉर्ट मेथड से बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब कितना बोला है, पहला 3 आइडेंटिकल बल्ब है, सबका 60 है, तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, एलसीएम लेंगे 60 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 बाय पावर कॉम्बिनेशन, यानी 1 बाय पावर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 3/60, यानी कि पावर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 60/3, फाइनली कैंसिल करेंगे 20, देन पावर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 20 क्या, तो 20 वाट, जो आपका राइट ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर। ये 35 नंबर क्वेश्चन जो है बाय द प्रोसेस अगर हम बनाएंगे तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, लंबा प्रोसेस जाएगा, अभी तो उतना करना उतना नहीं है, बस ये शॉर्ट मेथड यूज कीजिए अगर आइडेंटिकल। लेकिन बच्चों ध्यान से समझना है कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे जब मेरा बल्ब आइडेंटिकल हो। बल्ब अगर आइडेंटिकल नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो सेट नंबर 3 का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है विथ एक्सप्लेनेशन और राइट ऑप्शन के साथ। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा ना हो इसलिए हमने उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, लेकिन हाँ जितना जरूरत है उस क्वेश्चन में उसको हम उतना एक्सप्लेनेशन जरूर किए हैं। तो बच्चों आपका जो परम धर्म है, कर्म है जिसको बोलते हैं, कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप खुद देखें और भी अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड्स को सही आंसर मिल सके, उसका सही एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो बच्चों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।